children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और आज है लेक्चर नंबर 11 जहाँ पे हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स हैं जो कि हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया जिसकी हेल्प से हम एसिड्स और बेसिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर हमने एसिड्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन की, हर एक कंसेप्ट के बारे में सीखा, फिर हमने बेसिस के बारे में सीखा और फाइनली अब अपने लास्ट लेग ऑफ द जर्नी पे हैं जहाँ पे हम अब सॉल्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। सो आई होप आपने सभी पहले 10 लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हैं और हम अब पढ़ाई शुरू करते हैं, सॉल्ट्स के बारे में सीखते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ऑलरेडी है क्योंकि हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा, उनमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को देखा और वहां पे हमने ये भी सीखा कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमें सॉल्ट मिलते हैं, राइट। तो आज हम इन सॉल्ट्स के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर रितु चौहान, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे और आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो सॉल्ट क्या होता है? आई होप आप सब लोग अब जानते हो कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। For example, we have the sodium chloride, common salt, जो कि हम नमक खाते हैं, हमारी सब्जी नमक के बिना तो टेस्टी ही नहीं लगती, right? So this is an example of a salt, and this is formed by the reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड है। ये जब दोनों एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में वाटर बनता है, तो दिस इज नोन एज अ सॉल्ट। Whenever an acid is reacting with a base, there is a formation of salt and water. ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। सो दिस इज अ सॉल्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस। सो जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे हम उन्हें क्लोराइड्स बोलेंगे। क्यों क्लोराइड बोलेंगे? क्योंकि अब आप जानते हो कि हमें HCl से क्या मिलेगा, दिस इज HCl। HCl जब टूटता है तो क्या बनता है, H आयन बनते हैं और Cl नेगेटिव बनते हैं। तो एनायन क्या होगा किसी सॉल्ट में जिसमें एसिड HCl था, दैट इज गोइंग टू बी क्लोराइड आयन। मैंने आपको बताए थे इनके नाम क्या होते हैं। सो Cl नेगेटिव इज द क्लोराइड आयन, इसलिए HCl से मिलने वाले सॉल्ट्स क्या बन जाएंगे, all are going to be called as chlorides, जैसे कि NaCl is सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अगर हमारे पास जो एसिड है, जो एसिड है वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड से हमें क्या मिलता है, H2SO4 है, राइट। H2SO4 टूट के क्या फॉर्म करेगा, 2H पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेगा, साथ में सल्फेट आयंस फॉर्म करेगा, SO4 2-। तो जो सॉल्ट्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, दे विल बी कॉल्ड एज सल्फेट्स, राइट। The salts of nitric acid they will be called as nitrates. HNO3 से हमें क्या मिलेगा, NO3-। So NO3- किसी भी कैटायन के साथ जब ऐड होगा एक कंपाउंड फॉर्म करेगा तो they will be called as nitrates. Then the salts of carbonic acid they will be called as carbonates. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें क्लोराइड्स मिलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से हमें सल्फेट्स मिलेंगे, नाइट्रिक एसिड से हमें नाइट्रेट्स मिलेंगे और कार्बोनिक एसिड से हमें कार्बोनेट्स मिलेंगे। एसिटिक एसिड से हमें क्या मिलेगा, एसिटेट्स। सो इस तरीके से जो भी एनायन है कॉरेस्पॉन्डिंगली वही सॉल्ट के अंदर उस तरीके से आपको उनके नाम मिल जाएंगे। सो कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज और नेम्स देखते हैं और वो किन एसिड्स और बेसिस से बने हैं उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनसे मिलने वाला सॉल्ट क्या होगा, दैट विल बी सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na
OH तो OH आयंस है जो कि बेस में से मिलते हैं हमें, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड में से हमें H पॉजिटिव मिलता है, तो बाकी क्या बचता है, दैट इज Cl। तो Na+Cl हमें क्या देगा, हमें सोडियम क्लोराइड दे देगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इसी तरीके से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर से हमें Na बेस में से मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड में से हमें सल्फेट आयंस मिलेंगे और हमारे पास सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ से K मिलेगा, यहाँ से NO3 मिलेगा, हमारे पास सॉल्ट आएगा KNO3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें Cl मिलेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड कंबाइन करेंगे तो हमें इधर से Na मिलेगा, यहाँ से हमें कार्बोनेट मिलेगा और कंपाउंड बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी Na2CO3। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। जितने भी आपको ये फॉर्मूलाज बनाने हैं, मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखने बताए हैं। आप लोगों को इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज पता होनी चाहिए, इन आयंस की वैलेंसीज पता होनी चाहिए और क्रिस क्रॉस करके उनके फॉर्मूलाज को आपको बनाना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है कि हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करना है। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें सोडियम चाहिए, तो सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Na पॉजिटिव, और कार्बोनेट क्या होगा, CO3 2-। ठीक है, आप इसका क्या करोगे, Na लिखोगे, कार्बोनेट लिखोगे। ठीक है, जो भी इनकी वैलेंसीज की चार्ज के बिना वो क्या जाएंगी, दूसरे आयन के सबस्क्रिप्ट में जाएंगी। कार्बोनेट का यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ का 1 आएगा। 1 तो हम लिखते नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। ठीक है, सो फॉर्मूला देखिए, मैं ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में समझा चुकी हूँ। वो इसीलिए समझाए थे कि आपको ये सब चीजें क्रैम ना करनी, आप इनको अंडरस्टैंड करके खुद से आप लिख सकते। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टू द टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स। तो टाइप ऑफ द सॉल्ट किस पे डिपेंडेंट होगा, वेल दिस विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से एसिड से बना है, कौन से बेस से सॉल्ट बना है, और उसके बेसिस पे हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होंगे, वो सॉल्ट होंगे जिन्हें जब हम पानी में डिसॉल्व करें वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करें, ना वो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो। ठीक है, ऐसे सॉल्ट हमें कैसे मिलेंगे, वो हमें तब मिलेंगे जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करें, या हम एक वीक एसिड को एक वीक बेस से न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, या तो एसिड और बेस जिससे वो सॉल्ट बना है दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, या एसिड और बेस जिससे सॉल्ट बना है वो दोनों ही वीक हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किससे बना है, सोडियम क्लोराइड बना है NaOH से और HCl से। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो दोनों से बनने वाला जो सॉल्ट है दैट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली सोडियम सल्फेट है, तो ये किससे बनेगा, दिस विल बी मेड फ्रॉम NaOH प्लस इट विल बी मेड फ्रॉम H2SO4। So again we have a strong acid and we have a strong base. Similarly आप एग्जांपल है हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट का, जब हमारे पास वीक बेस हो और वीक एसिड हो, दैट इज अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट किससे बना है, इट इज मेड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अ वीक बेस। ठीक है, तो या एसिड और बेस दोनों ही वीक हो उससे बनने वाला सॉल्ट, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो उससे बनने वाला सॉल्ट, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं एसिडिक सॉल्ट पे। तो अगेन इस सॉल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो एक एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो एक एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करता है। तो अगेन सॉल्ट का एग्जांपल देखो कौन सा होगा जिसे हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से फॉर्म किया है, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कहाँ से आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, वीक बेस हो गया।
Cl कहाँ से आया? HCl से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, सो अगेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, सो दिस विल बी एन एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक सॉल्ट पे। तो अब आप अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे कि ये वो सॉल्ट है जो कि पानी में जब हम डिसॉल्व करें तो एक बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करेगा, और ये तब बनेगा जब हम एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम आया NaOH से, कार्बोनेट आया कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड वीक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो NaHCO3। सो Na से कहां से आया? NaOH से आया, HCO3, दिस इज द हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, हम इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये अगेन कहां से आया? ये भी आया कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो ये दोनों ही आयन चाहे कार्बोनेट हो, कार्बोनेट कैसे बनेगा? जब कार्बोनिक एसिड अपने दोनों H लूज कर देगा। अगर अपना वो एक ही H लूज करेगा तो वो बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, जब ये और एक H लूज कर देगा तो वो कार्बोनेट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो दोनों ही कहां से आए? कार्बोनिक एसिड से आए, और वो दोनों कार्बोनिक एसिड एक भी एसिड है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद रखो, हमने बेकिंग सोडा को किस में पढ़ा था? हमने बेस में पढ़ा था। क्यों बेस में पढ़ा था? है ये सॉल्ट, मगर ये बेसिक इन नेचर है, राइट? सो दिस NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है, सिमिलरली वी हैव सोडियम कार्बोनेट, दिस इज वॉशिंग सोडा। बोथ ऑफ देम दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। So now please do remember that whenever there will be a strong acid reacting with a strong base, what you will be getting is a neutral salt. Whenever a weak acid with a weak base, we will be getting a neutral salt. जब एक strong acid weak base के साथ react करेगा, we will be getting an acidic salt. एक weak acid एक strong base के साथ react करेगा, we will be getting a basic salt. ठीक है, I hope concept clear हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एक और तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे पास सॉल्ट्स के बारे में, और वो क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद द सॉल्ट। और उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है सॉल्ट्स की, दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड कहाँ से आया है? पानी के लिए। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कैसे सॉल्ट्स होते हैं? ये वो सॉल्ट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच हो जाते हैं जब सॉल्ट के क्रिस्टल बनते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो सॉल्ट प्रेजेंट कहाँ पे? वो सॉल्ट पानी में प्रेजेंट है। तो हम पानी में से उसके क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करते हैं, और वो सेपरेशन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ कई बार एसोसिएट हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं विद द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्ट, उसका नंबर हमेशा एक पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए फिक्स्ड रहता है। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल इस सॉल्ट का है, इसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स और एसोसिएट हो गए या 7 मॉलिक्यूल्स और एसोसिएट हो गए, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जो एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ जुड़ जाते हैं जब वो क्रिस्टल फॉर्म करता है, तो उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, when we are going to write it, हम उसके साथ उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ में लिख देते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट 5H2O, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिस्टल बनाते हुए साथ में जुड़ गए, इसलिए हम इसको बोलेंगे 5H2O को दिस इज व्हाट? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसे ही FeSO4 के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, तो इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस पूरे को क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसे ही Na2SO4 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो दिस इज आल्सो अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल
ऑफ द सॉल्ट के साथ एसोसिएट हो गए जब हमने उसको सोल्यूशन में से उसके क्रिस्टल बनाए। ठीक है, अगला सॉल्ट है हमारे पास एनहाइड्रस सॉल्ट। एन का मतलब कि नहीं, हाइड्रस का मतलब पानी। ठीक है, जिसके अंदर ये पानी के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड नहीं है। सो द सॉल्ट्स व्हिच डू नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे आर कॉल्ड एज एनहाइड्रस सॉल्ट। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट 5H2O, अगर वो 5H2O के साथ ना एसोसिएटेड हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। अगर वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे तो हम उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट ऐसे ही FeSO4 7H2O था, जब 7H2O एसोसिएटेड था देन इट वाज कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड सॉल्ट, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज द एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जितने भी हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं दे कैन लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग एंड दे बिकम एनहाइड्रस सॉल्ट। तो जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट थे जैसे कि कॉपर सल्फेट 5H2O था, उसको हीट किया, उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था उसने लूज किया और वो एनहाइड्रस बन गया। ठीक है, सो इन केस ऑफ सम सॉल्ट्स द कलर ऑफ द सॉल्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब हम उसको हीट करते हैं वो पानी जब इवेपोरेट कर जाता है, वो उसमें से निकल जाता है तो वो कलरलेस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट 5H2O, अगर आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है ये इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है इस सॉल्ट के अंदर। और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो वो ब्लू कलर क्या होने लग जाता है, व्हाइट कलर में चेंज होने लग जाता है। राइट, तो ये है कॉपर सल्फेट 5H2O, दिस इज ब्लू कलर, दिस इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। और यहाँ पे हमारे पास हमने इसको हीट किया, वो वाटर लूज किया उसने, अकेला कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉल्ड एज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट, and this is white in color. नेक्स्ट हमारे पास है एक और कैटेगरी ऑफ सॉल्ट जिन्हें हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। अब ये इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस क्या है कि सम सॉल्ट्स लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आइदर कंप्लीटली और पार्शियली ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक एयर। अगर आप उनको खुला छोड़ दोगे तो वो एयर के साथ एक्सपोज होने पे कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देंगे या सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देंगे। ऐसी सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल Na2CO3 10H2O, जब आप उसको एक्सपोज कर दोगे टू एयर इट कैन लूज 9 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिमेनिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल इट विल लूज ओनली ऑन हीटिंग। ठीक है, so Na2CO3 10H2O, this is a hydrated salt. This is also an example of a efflorescent substance जो कि exposure to air पे अपना water of crystallization lose कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और है और वो क्या है, सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज द डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। अब डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस क्या है, ये वो सॉल्ट है जो कि एक्सपोजर टू एयर पे मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। इफ्लोरोसेंट वो थे जो कि अपना पानी लूज कर रहे थे टू द एटमॉस्फेयर। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एयर में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ये एयर में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने के बाद इतना पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं कि ये खुद उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। So these substances they are called as deliquescent substances. For example, we have calcium chloride, we have magnesium chloride, we have mercuric nitrate, we have zinc chloride. These are deliquescent substances. Air में से moisture को absorb करके, इतना absorb करके कि ये अपने solution form में ही change हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप ऑफ सॉल्ट है और ये वो सॉल्ट्स हैं जो कि मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से मगर दे डू नॉट अंडरगो एनी फिजिकल चेंज इन द स्टेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमने डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस देखे थे, उन्होंने भी एयर को एब्सॉर्ब किया था मॉइस्चर से मगर वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके थे।
ठीक है, पहले एक सॉलिड था, उसने अपना लिक्विड स्टेट फॉर्म कर दिया, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, बट वो सॉलिड ही फॉर्म में रहते हैं, वो सोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं करते। they absorb moisture from the air but do not dissolve in the water absorbed, hence they do not change into solution, और इनको हम बोलते हैं hygroscopic substances। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव कोबाल्ट क्लोराइड एसिड। ठीक है, तो मैंने आपको आज 5 तरह के अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बताए। पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट बताए जिनके अंदर क्रिस्टल फॉर्म करते हुए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। अब अगर ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो हम उसको एक एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं है। फिर हमने सीखे इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस जो कि एयर को अपना मॉइस्चर दे देते हैं, उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, आप उनको एयर को एक्सपोज कर दोगे तो they will be losing their water of crystallization either completely or fully. Then we learned about the deliquescent substances जो कि एयर से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं। एंड फाइनली द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो कि मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे मगर सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टर्म्स याद रहेंगी, क्योंकि ये आप लोगों को अपनी इवन क्लास 11th और 12th तक भी याद रखनी जरूरी है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तक हम इनको यूज करते रहेंगे। So next we move on to now the properties of a salt. तो salt they are salty in taste, इसलिए हम उसको salt बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा नमक है। So salts they are generally solids, they have high melting and high boiling points. They are mostly, most of them they are soluble in water, और अगर वो पानी में soluble है तो they will be good conductor of electricity. The salts they may be acidic, basic और neutral, हम already सीख चुके हैं। So next हम last topic में move करते हैं for today's lecture also and for the complete chapter also. That are the uses of salts. तो जो हमने salt सीखे हैं, हमें उनके uses भी तो मालूम होने चाहिए ना। तो हमारे पास सबसे पहला है washing soda. Washing soda क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे हम use करते हैं as a detergent for the cleaning cleansing properties। ठीक है, कपड़े धोने के काम आता है। Then we have the table salt or the common salt. We have a sodium chloride NaCl. इसको हम खाने में डालते हैं, हमारा फेवरेट फ्लेवरिंग एजेंट है, इसके बिना खाना ही नहीं अच्छा लगता। नेक्स्ट वी हैव a sodium benzoate C6H5COONA। ठीक है, इसे हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, हमारे अचारों में एज अ फूड प्रेजर्वेटिव ये जाता है, और भी बहुत सारी चीजों में आप इसको फूड प्रेजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया बेकिंग पाउडर, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो केक्स की बेकिंग के लिए, बिस्किट्स की बेकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दिस इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री, हम इसको यूज करते हैं। ये मार्बल है। ठीक है, तो मार्बल को हम यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं। जो आगरा में हमारा इतना सुंदर सा ताजमहल है, सो दैट इज मेड अप ऑफ मार्बल, सो दैट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और व्हाइट वॉश जब हम करते हैं तो जो फाइनल चमकती हुई हमें दीवारें दिखाई देती है ना, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। Okay, next we have is plaster of Paris, so that is calcium sulfate CaSO4, plastering broken limbs used in the orthopedic treatment। ठीक है, तो जब हमारे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सा प्लास्टर लगा होता है। सो दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड दिस इज अ सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट। So next we have is bleaching powder. Bleaching powder is calcium hypochlorite CaOCl2. This is used as a disinfectant and it is used as a bleaching agent. उसके बाद है पोटाश एलम, या जिसे हम कॉमनली फिटकरी बोलते हैं। तो उसका क्या केमिकल नेम है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट KAlSO4 ट्वाइस।
इसे हम यूज करते हैं मडी वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास मिट्टी वाला पानी हो तो उसमें आप फिटकरी डाल दो, तो वो जो मिट्टी होगी वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी और ऊपर पानी जो होगा वो साफ हो जाएगा। सिमिलरली हम फिटकरी को और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या पोटाश आयरन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है। अगर आप ब्लीडिंग वाले एरिया में इसको रब करो तो उससे ब्लीडिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिसे हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, फिल्म्स की डेवलपिंग में यूज करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, they are used as fertilizers. So potassium nitrate is KNO3, ammonium sulfate is NH4 sulfate, SO4, calcium phosphate Ca3PO4 twice. ठीक है, so these are all used as fertilizers. So last name हमारे blue vitriol, this is copper sulfate CuSO4, जिसे हम as an insecticide, as a fungicide use करते हैं. Mineral salts of calcium, magnesium, sodium, potassium, they are all essential for the growth and the development of the plants and animals. ठीक है, so ये कुछ salts हैं जिनके आपको chemical name आने चाहिए, आपको common name आने चाहिए, उनके formulas और उनके uses भी आने चाहिए. ठीक है, सो आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे और इससे आपका कोई भी स्कूल एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब ही नहीं बनता कि आपका अच्छे से ना हो. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और हम क्लास 7 की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे. So we are trying to put up courses not only for class 7, but we are putting up courses for classes 7th to 12th. और सबके सब बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं. So keep visiting the channel for more lectures और प्लीज डू सब्सक्राइब, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए क्या कुछ बना रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ लर्न करने के लिए डाल रहे हैं. तो चलें मिलते हैं अगले कोर्स में अगले चैप्टर के साथ. बाय फॉर नाउ.